अरे संजय, चल यार, आज मज़ा करेंगे। बाहर से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूँ। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फ़ोन पर इंतज़ाम कर लिया था। तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़ कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। संजय उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नज़र आ रहे थे, जबकि उमेश और दिनेश उसको केवल हवस की नज़र से देखे जा रहे थे। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने दिनेश और संजय को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। संजय को यह सब बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और दिनेश ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही ना था कि वे क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई तो संजय ने दिनेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। दिनेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफ़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की ने दिनेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर दिनेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। संजय दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दिनेश को भी कमरे में गए काफ़ी देर हो गई तो संजय ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने संजय की तरह देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ भी कर नहीं रहे और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। संजय ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमेश और दिनेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। संजय ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। संजय ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और संजय से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो। मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। संजय को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और संजय को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। संजय ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कस्तूरी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूँगी। संजय अब बोल नहीं पा रहा था। तभी कस्तूरी ने संजय का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि संजय कुछ कर भी नहीं पाया। कस्तूरी ने जल्दी से अपने कपड़े उतारने और संजय के भी कपड़े उतारने लगी। अब कस्तूरी संजय के इतने नज़दीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह कस्तूरी की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव चेहरे से संजय की नज़र हटती। तब तक कस्तूरी वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। कस्तूरी ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई।
संजय अभी भी कस्तूरी के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया लेकिन संजय के दिमाग से कस्तूरी निकल ही नहीं पा रही थी। एक दिन संजय बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि कस्तूरी भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। संजय उसको देखकर खुश हुआ। उसने कस्तूरी को आवाज़ दी तो कस्तूरी ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेते में जुट गई। संजय उसके पास पहुंचा। कस्तूरी ने संजय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कस्तूरी ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। संजय उसे पीछे से आवाज़ देता रहा लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद संजय को कस्तूरी फिर दिखाई दी। उस दिन संजय ने कस्तूरी का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच कर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो संजय के पैरों की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कस्तूरी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था जो कुछ बाहर दिख रहा था। कस्तूरी वहाँ से जाने के लिए संजय से जोर आजमाइश कर रही थी। संजय ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। संजय ने गौर से कस्तूरी के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। कस्तूरी सचमुच बहुत कमज़ोर थी। संजय ने कस्तूरी से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली लेकिन संजय ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। संजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। कस्तूरी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी ये हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। संजय ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली सच्ची झोपड़ी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। कस्तूरी चुप हुई तो संजय ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कस्तूरी ने कहा, बाबू, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। संजय ने फिर जोर दिया तो कस्तूरी बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई। तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए? मैंने झूठ बोल दिया, किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सब ने पैसा देखा लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज़ कहने लगे और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज़ ही मारता है। यह सुनकर संजय के कॉलेज का खून सूख गया। इन सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू झलक आए थे। कस्तूरी ने यह देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोच कर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम इस जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर कस्तूरी का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है।
और मैं उसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर संजय जैसे जम गया था। वह कर भी क्या कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह कस्तूरी के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात संजय को लंबी लग रही थी। सुबह संजय जल्दी उठा और बदहवास सा कस्तूरी के घर की तरफ चल दिया। वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कस्तूरी ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। संजय ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है तो किसी ने बताया कि कस्तूरी के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि इस कस्तूरी के पेट में पल रहे बच्चों की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। संजय पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छटने लगी। संजय पीछे हटते हुए कस्तूरी को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से संजय को कहना चाहती हो, बाबू यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। संजय पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद कस्तूरी जिंदा होती। बारिश होने लगी थी। बादल जोर से गरज रहे थे। वे भी कस्तूरी के प्यार के लिए रो रहे थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।